नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सट में हमारे साथ चंडीगढ़ से अजय शुक्ला जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहुल के धमाके की। राहुल ने जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन को लगभग नंगा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, जो संवैधानिक संस्थान है, और भारतीय जनता पार्टी वाले इलेक्शन कमीशन के बचाव में लग गए हैं। इसका मतलब कि वो मिली भगत हैं दोनों। ये आम आदमी भी अब समझने लगा है। राहुल गांधी ने अपना एक अभियान भी छेड़ रखा है। मेरे ख्याल से आज से वेबसाइट भी शुरू कर दिए हैं, और मोदी जी अब क्या करेंगे उस पर भी हमें आज अजय जी बात करेंगे, बताएंगे, विश्लेषण करेंगे। और तेजस्वी ने भी वहां पर धमाका किया है। तेजस्वी के 2 वोटर्स कार्ड का मामला उठा था, उनको तुरंत नोटिस दिया था। तेजस्वी ने आज पत्रकारों के सामने वहां के नरेंद्र मोदी के चहेते डेप्यूटी सीएम सिन्हा साहब के भी 2-2 जगह पर 2-2 जिलों में वो नाम दर्ज थे वोटर्स लिस्ट में। दोनों के यानी वोटर्स कार्ड नंबर अलग अलग हैं, 2 अलग अलग जिले हैं। और फिर बचाव में आ गए सिन्हा साहब। उन्होंने कहा कि मैंने तो कैंसिल कराने के लिए दे दिया है अपना एक चिट्ठी, जिस पर हालांकि मैंने वो जब चिट्ठी देखी तो उस पर इलेक्शन ऑफिसर का उसने डेट नहीं डाला है। 5/8 को उन्होंने ये चिट्ठी दी है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 तारीख को 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर्स लिस्ट जब निकला, उसमें भी उनके नाम 2 जगह पर आए। और फिर भी वो 5 तारीख को वो उसका आवेदन देते हैं कि मेरा एक जगह से नाम कैंसिल करो। पहले तो उनके नाम 2 जगह पर थे, 2 जिलों में थे। अब तीसरा एक मसला भी आज सर आया है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी एफिडेविट, मेरे ख्याल से जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, उस हिसाब से 261 पेजेस की उनके डेप्यूटी कमिश्नर जो है डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर संजय कुमार, उन्होंने फाइल करी है। और उन्होंने कहा है कि ये जो पिटिशनर्स हैं उनको ये जानकारी मांगने का अधिकार नहीं है। और दूसरी बात कि किनके नाम काटे गए, वो भी उसकी वजह क्या है वो भी उन्होंने कुछ दिया नहीं है। और वो लंबा चौड़ा उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन दिया है और यही कहा है कि अब तो 1 सितंबर तक हम लोगों की शिकायतें सुनेंगे। और उन्होंने ये कहा है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी उनके मुंह से ये शब्द जो निकलते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि जिनके नाम काटे जाते हैं उनको भी सुना जाए। तो अजय जी, आज काफी कुछ मसले हैं। राहुल गांधी ने, मैंने जैसे कहा कि चुनाव आयोग को लगभग नंगा कर दिया है, और भाजपा का वो एक अलग ही एस्टैब्लिशमेंट हो, इसी प्रकार से उन्होंने साबित कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी उसका कैसे प्रतिकार करेंगे, इस पर आज चर्चा करें। अजय जी, आप। जी डॉक्टर साहब नमस्कार आपको, और सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे गुजरात के सभी भाइयों को नमस्कार। मैं यहाँ सबसे पहले एक शुरू करता हूँ बात, इस पे आऊं उसके पहले एक बात बताऊंगा। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने उस समय उनके एक जो है स्पेशल सेक्रेटरी बने, और उनका नाम था अरविंद कुमार। आप भी जानते हैं अरविंद कुमार एज ए स्पेशल सेक्रेटरी आए। स्पेशल सेक्रेटरी मतलब जूनियर ऑफिसर ही होता है।
उसके बाद में प्रमोट होते होते वो सेक्रेटरी बनता है, फिर जो है सीनियर सेक्रेटरी बनता है, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनता है, फिर कहीं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बनता है, फिर कहीं चीफ सेक्रेटरी रैंक पे जाता है। वो 88 बैच के ऑफिसर थे। उत्तर प्रदेश के हमारा जो है वहां पर गोरखपुर के पास में उनका जिला है, वहां के वो रहने वाले। अब मैं यहीं से बात इसलिए शुरू कर रहा हूं कि वो अरविंद कुमार आजकल उत्तर प्रदेश में पावर के मिनिस्टर हैं, बिजली मंत्री हैं। जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला व्यक्ति वही थे जो पीएमओ में पहुंचे थे। याद करिए, हमारे यूपी से ही नृपेंद्र मिश्रा थे, वो भी गोरखपुर के ही रहने वाले थे इत्तेफाक से, लेकिन कानपुर में पले बड़े थे। उनके पिताजी बिजली विभाग में एक कर्मचारी हुआ करते थे, क्लर्क होते थे। तो वही नृपेंद्र मिश्रा जिन्होंने जब बाबरी मस्जिद विध्वंस वाला मसला हुआ था तब के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के सेक्रेटरी रहते हुए उन्होंने ही ऑर्डर दिया था गोली चलाने का। सुन लीजिए फिर से, ओहो, जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था राम भक्तों पर, वो नृपेंद्र मिश्रा को नरेंद्र मोदी ने आते ही अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया था एज ए प्राइम मिनिस्टर जब बने। कनेक्शन आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, मैं इसलिए बहुत सारी चीजें बता रहा हूं। नृपेंद्र मिश्रा ने राम भक्तों पे गोली चलवाई, वो ये बने। इसके बाद में जब राम मंदिर का ट्रस्ट बना तो वही नृपेंद्र मिश्रा उसके चेयरमैन बनाए गए। उनके बेटे को श्रावस्ती से नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का अभी टिकट दिया था, हार गया। ये मैं कुछ कनेक्शन इसलिए बता रहा हूं। उनके अंडर में जो सेकेंड ऑफिसर था, ज्वाइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहेंगे, अरविंद कुमार गए थे। और अरविंद कुमार यानी हम अरविंद आपके गुजरात वाले कहते हैं, गुजरात में हम AK शर्मा के नाम से जानते हैं। हाँ, वही AK शर्मा। वो AK शर्मा वहां गए थे, जो कि नरेंद्र मोदी के साथ में पूरे 12 साल यहां पर रहे। ठीक है, पूरा कनेक्शन समझ लीजिए। यहां जो दंगों से लेके सबके को लेके जितने आदेश दिए जाने के मामले थे उन्होंने यहां पूरे किए थे। ठीक है, वहां पर राम भक्तों पे गोली चलवाने के आदेश नृपेंद्र मिश्रा ने दिए थे। दोनों ये लोग आ गए पीएमओ में एक साथ। ओके, अब मैं ये क्यों बता रहा हूं इसको कनेक्शन। अब इसमें कनेक्शन देखिए, अरविंद कुमार के यानी AK शर्मा के जो सबसे क्लोज बैचमेट थे, जो ट्रेनिंग के दौरान उनके रूममेट हुआ करते थे, आगरा के रहने वाले ज्ञानेश कुमार गुप्ते, वो ज्ञानेश कुमार केरला कैडर के ऑफिसर हो गए। अब वो भी आ गए केरला से, कहां? अमित शाह के दफ्तर में। ओके, कनेक्शन समझ में आया? अब ये सब आ गए यहां, फिर एक एक करके सबको सेट किया गया। एक वहां से प्रिंसिपल सेक्रेटरी से चले गए, राम मंदिर ट्रस्ट संभालने लगे। एक चले गए जो यूपी में ही मंत्री हो गए, और एक को भेज दिया जो चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त बना के। अब कनेक्शन आपको पूरा समझ में आ गया होगा जी। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राम मंदिर, गोली चलवाना, तमाम गलत काम करना, ये सारे लोग जो ये माहिर थे वो आके चुनाव आयोग में बैठे या चुनाव आयोग को प्रभावित करने की स्थिति में आ गए। अब मैं इसी में आता हूं आगे। आप देखिए, मैं अभी अभी इत्तेफाक से आपसे जब बात कर रहा हूं, मैं सहारनपुर से आ रहा हूं, यूपी का सहारनपुर। ज्ञानेश कुमार गुप्ता के दामाद, सगे दामाद, उनकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी के जो पति हैं वो सहारनपुर के DM।
अब मैं कनेक्शन इसलिए बता रहा हूं कि ये जानते रहिए वो आरएसएस के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं वहां बैठ के, मैं पूरी तरीके से वहां वाकिफ हूं। अब मैं नाम नहीं ले सकता हूं क्योंकि मेरा भाई जॉब करता है, वो भी सीनियर ऑफिशियल है यूपी कैडर का, तो बस अब इसलिए मैं ये आपको कनेक्शन पूरा बता दिया कि मुझे उसका सारा ज्ञान। आगरा में चूंकि मैं खुद हिंदुस्तान अखबार का संपादक रहा हूं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को हेड करता था, तो वो जो आगरा में था, तो आगरा के विजयनगर के रहने वाले ज्ञानेश कुमार गुप्ते, तो अब आप समझ लीजिए उनके कई रिश्तेदार मेरे परिचित हैं, कुछ अच्छे दोस्त भी हैं, उनको भी सब संघ की शाखाओं वाले लोग। अब इसमें अब आगे मैं और बता रहा हूं, ये लोग सारे एजेंडा तय करने बैठे, इन्होंने इस देश के चुनाव को हैक कर लेने का, एक ये कि एक ही विधान हो, जैसे कहते हैं ये, एक ही वो हो, एक ही ये हो, एक ही निशान हो, एक ही, तो उस तरह से चुनाव आयोग भी उनके उसी एजेंडे का हिस्सा है। जी, ठीक है। जी, जी। ये कुल मिला के जो सब कुछ हो रहा है, ये भारत के नागरिकों से उनके नागरिकता के अधिकार को छीनना है, क्योंकि हमारे पास बतौर नागरिक सिर्फ एक ही ऐसा अधिकार है जो अकाट्य है, उसका नाम है वोट का अधिकार। यदि आपका वह छीन लिया जाए तो आप क्या रह जाएंगे? नथिंग। राइट। कीड़े मकोड़े हैं, आपके साथ कुछ करेंगे, आपसे डरने की सरकार को जरूरत ही नहीं है। सरकार सिर्फ एक इसी चीज से डरती थी, आज वह चीज उन्होंने खत्म करने की होगी। राहुल गांधी बार बार बताते रहे संविधान खत्म करना चाहते हैं, संविधान क्यों? यदि ये ताकत में आ जाते, 400 आ जाते, तो निश्चित रूप से संविधान खत्म करके ये सारी चीजें खत्म कर देते, सीधी बात। लेकिन और ये चाइना जैसी सिस्टम लागू कर देते। अब ये है कि वो नहीं कर पाए तो अब दूसरे तरह से करो, तो अब ये बैकडोर वाले रास्ते निकाल कि इधर से गड़बड़ करेंगे, उधर से गड़बड़ करेंगे, वोट काटेंगे, वोट बनाएंगे। अब आप देखिए बिहार में किसी जगह पे आ रहा है कि वहां पे एक एड्रेस पे 239 वोट बन जाते हैं, किसी एड्रेस पे 280 वोट बन जाते हैं। साहब एक घर में इतने इतने वोट बन जा रहे हैं, आप खुद आश्चर्य करिए, क्या आज इतनी बड़ी कहीं पे भी ज्वाइंट फैमिली है? क्या है? और वो भी एक फैमिली के होते तो भी हम कह देते, वो घर भी इतने बड़े नहीं है कि उनमें क्या 50 छोड़िए वहां 20 आदमी रह सके। जैसे कर्नाटक में राहुल गांधी ने खोजा कि उस एक कमरे में 80 लोग रहे, असल में वहां पर कोई रहता ही नहीं, एक भी वोटर नहीं है असली। जो वहां लड़का रहता है वो बंगाल का वोटर, वो भी नहीं है। यानी और उसके बावजूद कागज में 80 क्यों? वो भारतीय जनता पार्टी के एक स्थानीय नेता का घर था, वही एड्रेस डाले गए। अब आप देखिए चुनाव आयोग कह रहा है हम एसआईआर कर रहे हैं। एसआईआर मतलब आप बहुत गहन पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं। अब जो खुद चुनाव आयोग ने 1 तारीख को लिस्ट डाली, आपने एक विजय सिन्हा का बताया कि वहां के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के 2 जगह वोट हैं। यदि आपने 65 लाख काट दिए तो ये 2 जगह कैसे मिल रहे हैं? तेजस्वी यादव के कैसे मिल रहे हैं? अब इसके आगे आप आइए, वहां पर भी वही है जो राहुल गांधी ने बताया था। पत्नी का नाम रामा देवी, पति का नाम हस्बैंड, इनका, हाँ तो इसी तरीके से किसी का नाम ये, किसी का नाम, एक का तो पति का नाम ही चुनाव आयोग रख दिया, इलेक्शन कमीशन, और डोनाल्ड ट्रंप भी वोटर बन गए। मैं वही तो कह रहा हूं। तो साहब ये इन्होंने पुनर्निरीक्षण किया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सवाल पूछा था, जो अब देखिए फिर कनेक्शन, जो राहुल गांधी कहते हैं
मान लीजिए राहुल गांधी आंख मूंछ के भी कहें तो आज इतने सारे एक्सपीरियंस हमारे सामने हैं, तो मान लीजिए वो 100% सही कह रहे हैं। वही चीज हुई, राहुल गांधी ने कहा था, अब वहां पर निकल के आ गया कि साहब यही नहीं किया है, इन्होंने कैसे उसे छिपाने और चोरी करने के लिए चुनाव आयोग इनके साथ मिला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से कह रहा है हम आपको ये नहीं बताएंगे कि हमने किसके नाम काटे हैं, क्यों काटे हैं और क्या वजह। अरे भाई, हमें आप फांसी चढ़ाओगे ये नहीं बताओगे, हमारी नागरिकता छीनोगे ये नहीं बताओगे कि क्यों, हमारी नागरिकता क्यों छीन रहे हो, हमारा एकमात्र अधिकार है वो छीन क्यों रहे हो, और क्यों इस तरह से कर रहे हो, और बताओगे भी नहीं तो हम आपत्ति का जवाब देंगे। भाई हमारा नाम नहीं है, हम चिल्ला रहे हैं, आप बताओगे ही नहीं तो हम आपको क्या बताएंगे कि हाँ क्यों आपने काटा। आप यही बताइए हमारे कागज फर्जी हैं, आप यही बताइए कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, आप यही बताइए कि हमने सारे कागज नहीं सबमिट किए हैं, आप यही बताइए कि हमने फोटो नहीं लगाई है। साहब, जो ड्राफ्ट लिस्ट है उसमें वो भी हजारों लाखों नाम है जिनकी फोटो नहीं है, लगी ही नहीं है। राइट। तो अब आप बताइए, साबित है कि चुनाव आयोग असल में कोई पुनर्निरीक्षण नहीं करा रहा है। भाजपा ने जो लिस्ट दे दी कि इतने नाम ये काट दीजिए, ये कट जाएंगे तो ये चुनाव प्रभावित हो जाए। 65 लाख, मतलब आप देखिए, विधानसभा का कहीं पर भी चुनाव होता है तो कहीं पे 5,000, कहीं 3,000, कहीं 4,000, कहीं 10,000, इतने वोटों से ही जीत हार के सामान्य तौर पे किससे आते हैं। रेयर एंड रेयरेस्ट केस होते हैं जिनमें 30,000 पहुंच जाए, मतलब 30,000 में। और यदि आप 65 लाख काट रहे हैं और साहब कह रहे हैं 22 लाख मर गए, तो अब तक जो आप हर साल जो अपडेट करते थे उसके मुताबिक कभी भी बिहार में बुरे से बुरे कोविड के दौरान भी 4 लाख से ऊपर नहीं मरे। तो अभी आपने जनवरी में ऑलरेडी 4 लाख के करीब काटे थे ना, वो काटने के बाद कौन से 22 लाख मर गए, और ये 22 लाख मर गए तो ये तो भारत सरकार के लिए चिंताजनक है कि पूरे कोरोना काल में पूरे देश में भारत सरकार नहीं मान रही है कि 22 लाख मरे। तो यानी क्या वहां पर महामारी आई हुई है कि 22 लाख मर गए। आप याद करिए, देश की आजादी के पहले अकाल पड़ा था इसी बंगाल में, तब बिहार बंगाल का ही हिस्सा होता था, तब माना जाता है कि करीब 30 लाख लोग मरे थे। जी जी। लेकिन उस अकाल की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। साहब, अभी तो ये भी कोई नहीं है कि ऐसा अकाल पड़ा है। 22 लाख अचानक कैसे मर गए 5-6 महीने में, ये अपने आप में चिंताजनक है। तो आप फिर बताइए भाई, यदि बाहर चले गए, नहीं रह रहे, वही एक एक लाइन लिखिए, इनका मरने के कारण काटा है, ये बाहर होने के कारण काटा, इनके कागज नहीं सबमिट हुए, इनका ये नहीं हुआ। आप वही लाइन तो एक एक कॉलम ही तो लिख उसमें करना है, कोई अलग से तो कुछ बनाना नहीं है। वो बताने में क्यों डर रहे? क्योंकि आप चोर हैं। अब यही राहुल गांधी की बात साबित होती है कि चुनाव आयोग ही चोर है, और चुनाव आयोग चोर है इसीलिए सारे खेल हो रहे हैं इस तरह से। और इसीलिए राहुल गांधी ने यह नंबर जारी किया है, हमें लगता है आपको अपने दर्शकों को भी दे देना चाहिए नंबर, कि इस पे करके आप लोग करिए 9650003420। मैं ये आपको व्हाट्सएप पे भेज भी देता हूं जी जिससे आप जो है अपने दर्शकों को भी भेजिए। जी। पता चलना चाहिए कि किस तरह से
वोट काटने की साजिश हो रही। इसमें जब वो मिस्ड कॉल देंगे तो उस पर एक लिंक आएगा, उस लिंक पे अपना वो भरना होगा कि हम किस जिले से है। इससे जिले से ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए, जिला, राज्य और उसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यदि आपका कोई हो तो वो दे दीजिए। तो मैं ये इसीलिए बता रहा हूं कि इस तरह से करके इन्होंने ये इसलिए किया है क्योंकि आपका वोट खाना है, वोट चोर है। और वोट क्यों चोरी कर रहे? हाँ, जी ये जी एफिडेविट को मैं देख रहा था, काफी यानी 261 पेजेस उन्होंने डाले हैं उसके साथ में। मैं देख रहा था, उन्होंने मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का जीके चेक करने की बात करी है शायद, कि उसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जिसमें मृत है, मर गए, अलग हो गए। दूसरा, मुसलमानों के नाम इतने सारे हैं उसमें कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तीसरी बात, कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि फॉरेनर्स वोटर्स लिस्ट में हैं, मगर अमित शाह वहां जाकर पब्लिक मीटिंग में कह रहे हैं कि राहुल गांधी क्या फॉरेनर्स को मतदाता सूची में डालना चाहता है। और वो वहां का आसाम का चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा उकसाता है लोगों को कि राहुल गांधी के घर पर जाके ये लोग है ना रहे, जो बाहरी लोग हैं, वो यानी अजीब खेल चल रहा है। नहीं, मैं तो कहता हूं कि जाइए राहुल गांधी के घर पे ही रहिए, बताइए ना कि कौन है विदेशी। इससे पता तो चलेगा कि हाँ राहुल गांधी के यहां कौन विदेशी आया, वही सही, यही करवाइए आप। सारे विदेशी आप ढूंढिए और ले आइए उनके यहां। आप एक नाम नहीं बता सके हैं विदेशी का। ये झूठ नैरेटिव, असल में ये झूठे लोग झूठ बोलते हैं, नफरत फैलाते हैं। और जिस तरीके से इन्होंने इस देश के लोगों को गुलाम बनाने की साजिश रची है, ये उसी का हिस्सा है कि आपको अख्तियार ही नहीं रहेगा। यदि आपके हाथ में एक वोट का अधिकार छिन जाए तो फिर आपके पास क्या है? नथिंग। तो आप कुछ हो ही नहीं, फिर तो हम आपको मारेंगे, कूटेंगे, कुछ भी करेंगे, कोई नियम कानून नहीं, आप क्या कर लेंगे? सर, असल में इन्होंने इस देश को इस तरह से गुलाम बनाने का काम, और चाहते हैं वही लोग रहे जिन्हें ये चाहते हैं, ये सत्ता में बने रहे और सत्ता को ग्रैब करके ये इस तरह के खेल करते रहे। जो चुने हुए मुख्यमंत्री हो सब हो उनके साथ ये करें। अब आप बताइए, आज हेमंत सोरेन को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। ये वही हेमंत सोरेन है जिन्हें इसी वक्त में पिछले साल जेल में आपने डाल दिया था, तब आपको शर्म नहीं आई थी। और 100% केस झूठा, 100%, 99 भी। तो आप सोचिए, इस तरह से केस करते हैं। और ये आज तक इन्होंने जितने विपक्षी नेताओं के खिलाफ केस किया है सारे झूठे पाए गए। सर, हमने कल एक एपिसोड किया, सरकारी आंकड़े हैं 193, उसमें से केवल 2 ही कन्विक्ट हुए। 193 में कोई जेल में डाला, उसमें से 2 ही कन्विक्ट हुए। और इस प्रकार से ये लोग कह रहे हैं, किसी जगह पर तो मकान नंबर 042 मकान नंबर 0 है। सर जानते हैं 000 मकान नंबर 000, स्ट्रीट नंबर 00, वही मैं कह रहा हूं। आप ये समझिए, स्ट्रीट नंबर 00, ये हस्बैंड का नाम पता नहीं क्या, बाप का नाम पता नहीं क्या, मतलब कुछ भी टाइप, जो भी टाइप कर दो। इस तरह से किया है। तो अब इतनी बड़ा राहुल गांधी ने सबूतों सहित खुलासा, सबसे बड़ी चीज है, आज तक भारत के इतिहास में किसी भी राजनेता ने कभी आरोप लगाया, मैं उदाहरण देता हूं, वीपी सिंह ने आरोप लगाया तो एक पर्ची, कहते थे ये पर्ची है, मैं जब खोलूंगा तो
तमाम लोग जेल में होंगे और वो पर्ची आज तक नहीं है, पता है कहां है। अरविंद केजरीवाल 2013 में उसी की नकल करके कि ये कागज है, मैं खोलूंगा तो शीला दीक्षित ये हो जाएंगी, वो हो जाएंगी। और साहब इतने साल हो गए, शीला दीक्षित को जो आरोप लगे थे सारे आरोप में फ्री हुई, सब में पाया गया वो उनका कोई परिवार का कहीं कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। देखिए उस महिला को बदनाम करके जो प्रताड़ना दी, असमय उसकी डेथ हुई, शायद वो और लंबा जीती। बहरहाल जी, ये तो भगवान के हाथ में है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने लांछन लगा के जो काम किया उस कारण उनकी मौत जल्दी हो गई। एक ऐसी महिला जो सही में कहे गौ माता की तरह से सीधी थी और कोई भी मुख्यमंत्री के यहां कैसे भी चला जाता था, मतलब ये नहीं कि अपॉइंटमेंट लिए आप घुसते चले जाओ, यदि वो हैं तो आपसे मिल लेंगी, आपकी सुन लेंगी, कर देंगी। इन्होंने ये किया। लेकिन पहली बार है भारत में किसी विपक्ष के नेता ने आरोप नहीं लगाया है। जैसे किसी कंपनी का सीईओ मीटिंग वो करता है, प्रेजेंटेशन देता है, और चूंकि मैं भी कॉर्पोरेट कंपनी में रहा तो एचटी में सिस्टम था, पीपीटी के साथ में सारे प्रेजेंटेशन देने पड़ते थे। तो उस समय मैंने देखा कि एक एक चीज को आपको बताना होता था। सही बात। राहुल गांधी ने बिल्कुल उसी स्टाइल में कि जैसे एप्पल का सीईओ आ गया हो और वो एक एक डाटा निकाल के बता रहा हो कि देखिए ये है, ये है, क्रिस्टल क्लियर करके उस आदमी ने खोल दिया। नरेंद्र मोदी को नंगा कर दिया, चुनाव आयोग को नंगा कर दिया। अब आप बताइए, इसके बाद चुनाव आयोग कहता है, वो ऐसी स्थिति है कि आप पुलिस वाले के पास जाइए कि देखिए ये क्राइम हुआ है, पुलिस वाला कहे नहीं, पहले जाओ एफिडेविट बनवा के लाओ, ओथ लाओ, फिर फाइल करो, फिर हम देखेंगे क्या हुआ है। अजीब सी स्थिति है। राहुल गांधी कोई प्रत्याशी नहीं है उस सीट के। जो नियम बता रहा है चुनाव आयोग वो प्रत्याशी के लिए है, वो भी और प्रत्याशी के लिए भी गुजरात में प्रत्याशियों ने भी जब ये किया तो 10-15 साल तक कुछ नहीं किया चुनाव आयोग ने। मैं यही बता रहा हूं। तो अखिलेश यादव ने बता भी दिया कि उन्होंने भी 11 साल पहले कंप्लेंट दी थी, ऑन ओथ दी थी। आज तक क्या हुआ उसी का बता दें अपडेट। दूसरी चीज जो यहां पर हुआ सारी चीज, तो राहुल गांधी से आप वो कह रहे हैं जो उसकी जरूरत नहीं, और राहुल गांधी देश के संवैधानिक पद पर है, वो नेता प्रतिपक्ष है, प्रधानमंत्री के बाद उन्हीं का नंबर आता है प्रोटोकॉल वाइज। अब जो संवैधानिक पद है उस व्यक्ति को ओथ लेने की आवश्यकता ही नहीं है। ओथ तो लेनी होती है जनरल व्यक्ति को, वो वहां के ना तो प्रत्याशी है ना कुछ है, वो उसको इंडिकेट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी, प्रत्याशी को कंप्लेंट करने के लिए 30 दिन का समय होता है, तो वो सेक्शन तो इस पे लागू ही नहीं होता है। ये तो वही चीज है, आपके सामने हमने सबूत रख दिए साहब ये चोरी हुई है, डकैती पड़ी है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि चोरी डकैती किसने करी है और क्या है, उस पर कार्रवाई कीजिए। उसके लिए बाकायदे कानून है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने बगैर जांच करे, बगैर कुछ वो के, राहुल गांधी के बोलते ही मिसलीडिंग लिख के डाल दिया है ट्विटर पे। तो सोशल मीडिया पे मिसलीडिंग लिख देने से तो बात नहीं बनेगी। जो चीजें उन्होंने कही वो बताओ कि गलत है या सही है, और उसकी जांच आप कराइए। जांच आपने कराई नहीं कराई, यानी आप चोर हैं और चोर बचने के लिए तमाम ड्रामे कर रहा है। सरकार के लिए, चूंकि जो सत्तारूढ़ दल है बीजेपी, उसके लिए वो काम कर रहा है, इसलिए वो उसके बचाव में हर गलत काम कर रही है। नरेंद्र मोदी गलत काम कर रहे हैं। यही वजह है कि आज नरेंद्र मोदी उसी कर्नाटक में थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी
कि राहुल गांधी ने जो कल कर्नाटक में कहा इतना सब कुछ, उस पर वो एक शब्द बोल सकते, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। इससे आप समझ लीजिए कितना कायर प्रधानमंत्री है। और कायर ही नहीं, उसकी मक्कारी भी दिखाई देती है कि वो झूठ बोलता है हर चीज में। आज यह हालत हो गई, तिरुचुर एक जगह है वहां पर तमिलनाडु में, जहां पे कपड़े बनते हैं रेडीमेड, और ये टी शर्ट्स हैं, और अमेरिका सप्लाई होते हैं दूसरे देशों। इस टैरिफ का असर यह है कि 12,000 करोड़ रुपए का जो वो इंपोर्ट करते थे, वो आज ठप हो गया है जी। उनके यहां अब नौकरी करने वालों के ऊपर तलवार लटक आई है। आप समझ लीजिए क्या इन्होंने देश बना दिया। तो ये देश के लिए बेहद शर्मनाक भी है, दुखद भी है। और ये राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये कांग्रेस की भी लड़ाई नहीं, ये तो इस देश के हर व्यक्ति की लड़ाई है। यदि वो नहीं लड़ेगा सही तो बात। आने वाले वक्त में वो झेलेगा, राहुल गांधी के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़ी ईमानदारी से कहूं, राहुल गांधी भले कहें कि वो राजा नहीं है और राजा के कंसेप्ट को नहीं मानते हैं, लेकिन एक सत्य है कि राहुल गांधी जन्मजात राजा हैं और वो मरेंगे भी राजा। वो चाहे प्रधानमंत्री बने न बने, उनकी पार्टी सत्ता में आए ना आए, राहुल गांधी इतनी बड़ी चीज है। उस गांधी नेहरू परिवार से आते हैं, जो परिवार आजादी के पहले देश का सबसे बड़ा इनकम टैक्स जो है देने वाला परिवार था। तो ये अपने आप में है, जिसने लाखों करोड़ रुपए की संपत्तियां अपनी दान दे दी, तो और तमाम त्याग दिए, बलिदान किए, तो आप इससे समझ सकते हैं। जी जी अजय जी, आज मेरे ख्याल से आपने खुलकर बातें करी, और मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को भी अपने अधिकारों के बारे में, एक अधिकार जो वोट का अधिकार है, उसके लिए हमें इस मुहिम में, इस कैंपेन में हमें शरीक होना चाहिए। ये राजनीतिक कैंपेन नहीं है, ये जन कल्याण का, लोकतंत्र को बचाने का ये जो कैंपेन है, उसमें हमें जुड़ना चाहिए, ऐसा हम जरूर मानते हैं। आपने हमारे दर्शकों को इस बारे में अवगत कराया, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, और इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे। नमस्कार। जी।